संचालित इको पार्क को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। नगर निगम की भूमि पर संचालित इस परियोजना में करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान का आरोप लगाते हुए इसके संचालन को समाप्त करने की मांग आप पार्टी के नेताओं ने उठाई है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार पीपीपी मॉडल के तहत इको टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित इको पार्क में नगर निगम की लगभग 3.83 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। बताया गया है कि यह भूमि मात्र 6,30,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से निजी कंपनी को लीज पर दी गई है, जिसमें 30% राशि नगर निगम और 70% राशि इको टूरिज्म विभाग को प्राप्त होनी है। दस्तावेजों में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह लीज 30 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें समय समय पर किराए में वृद्धि का प्रावधान भी रखा गया है। अनुमान के अनुसार इस अवधि में नगर निगम को लगभग 1,07,00,000 रुपए और इको टूरिज्म विभाग को लगभग 2,07,00,000 रुपए की प्राप्ति होना तय है। हालांकि शिकायत में दावा किया गया है कि नगर निगम की वास्तविक भूमि 3.83 एकड़ नहीं बल्कि लगभग 5.28 एकड़ है। आरोप है कि भूमि के रकबे को कम दर्शाकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक सरकारी गाइडलाइन के आधार पर भूमि का मूल्यांकन और लीज दर निर्धारित की जाए तो यह राशि वर्तमान तय राशि से कई गुना अधिक हो सकती है। शिकायतकर्ता अमित सिंह ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, वास्तविक भूमि का सत्यापन कराने तथा कथित अनियमितताओं की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही इको पार्क के संचालन और लीज प्रक्रिया की समीक्षा करने की भी अपील की गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या रुख अपनाता है और जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल यह मामला रीवा में चर्चा का विषय बना हुआ है। इको पार्क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं अपन ने आरटीआई के थ्रू प्राप्त किए और जितनी बातें कही जाएंगी सारी तथ्यात्मक होंगी। कोई भी ऐसा वेग एलिगेशन नहीं लगाने का विषय। इको पार्क की पहले हम आपको संरचना ब्रीफ कर दें। पहले ये पीपीपी योजना के तहत बनी। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 9 एकड़ भूमि और नगर निगम की 3.8 एकड़ भूमि लेकर के ये पार्क बना, जिसमें इसी भूमि के अनुपात में उन लोगों को लीज रेंट मिलना था। जब ये प्रोजेक्ट की अवधारणा बन रही थी तब शासन ने ऐसा कहा कि हम नगर निगम की जमीन फॉरेस्ट को दे करके उस अनुपात में लीज रेंट बांटेंगे। तब उन्होंने नजूल के अधिकारी से पूछा कि शासन की जमीन देने की व्यवस्था और रेंट लेने की व्यवस्था क्या है। इसमें तो गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग विल दिखती है कि सरकार आमादा थी जमीन लेनी है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। नगर निगम की कोई अनुमति नहीं, ना निर्माण की, ना जमीन देने की। अब मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि नगर निगम की कोई भूमि लेने के पहले सरकार के उस विभाग के पीएस की अनुमति होनी चाहिए कि आप हमारी जमीन ले सकते। इसमें पीएस ने कोई अनुमति नहीं दी, केवल नगर निगम के कमिश्नर को जैसे भी किया हो ये अनुमति ले ली कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो। बैठक में ये लोगों को शामिल किए गए थे जिसमें विपक्ष कोई मोहर नहीं लगा रहा था, लेकिन उसको एक तरफा उसको पास किया गया। क्या मानते कि सरकार में भी दखल, मतलब कार्यालय में दखल देगी, काम करवाएगी? देखिए, ये कागज में परिषद के पूरे पेपर्स लगे हैं। मैंने गहराई से अध्ययन किया उनका। परिषद में ही बहुत सारे पार्षदों ने इसका वहीं परिषद की बैठक में विरोध किया। उनका मत ये था कि हम क्यों खुद सक्षम नहीं है कि हम कुछ करें, लेकिन उनकी बात दरकिनार करके मेयर ने इसकी अनुमति दे दी। जबकि लैंड एक्विजिशन लॉ सीधे कहता है अगर असहमति है तो जमीन नहीं ली जाएगी। कम से कम 70% सहमति लोगों की जरूरी है कोई भी लैंड एक्वायर करने। हमने देखा था कि मेयर ने नहीं बल्कि कमिश्नर ने एक तरफा फैसला लिया था। कमिश्नर बैठक में मौजूद थे, उन्होंने 36 और 27 दिन को अपने अधिकारों से पास कर दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कागज भी यही कहते हैं कि परिषद की मंशा के विपरीत कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर डिनाई करते हुए सहमति दे दी, जबकि उनको स्पष्ट लेख किया गया था चीफ सेक्रेटरी द्वारा कि आप अपने नगर निगम की जरूरतें और स्थानीय चीजों को समझ करके आप फैसला लें, लेकिन भूमि को दे देने का हक उनको नहीं दिया था। वो तो पीएस के पावर पीएस कैसे डेलीगेट कर सकता है। मेरा ये निवेदन है इस सवाल में, अगर महापौर या नगर निगम आज चाहे तो आज पूरी व्यवस्था कैंसिल कर सकता है। तो करने की मंशा और क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि महापौर इस पर दिलचस्पी नहीं दिखा? ये सवाल महापौर से पूछेंगे तो उपयुक्त जवाब देंगे। विपक्ष ने पूरा बहिष्कार किया था, हम आपको फिर कहते हैं जी, उसी परिषद ने बहिष्कार किया था, लेकिन कमिश्नर ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिंदु 26 और 27 को पास करवा दिया। जी।
ये आपके आरटीआई आपकी बात बिल्कुल सही है। परिषद में के भी मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे हैं। पार्षद थे सज्जन वर्मा, सज्जन जी, उनने विरोध किया। धनेन्द्र जी कोई पार्षद थे, उनने विरोध किया। अजय मिश्रा बाबा तब पार्षद थे, उन्होंने भी विरोध किया, लिख करके कि नगर निगम सक्षम है उस जमीन को खुद विकसित करने के लिए जनहित में। लेकिन आज दिनांक तक नहीं किया ये गया। आप सारे बिंदु उठा रहे हैं, क्या मानते हैं कि आप कुछ कर पाएंगे? देखिए, मेरा अप्रोच सीधा है, आप लोग के माध्यम से जनता को अवेयरनेस कराना, जो असली मालिक है। अगर ये शासकीय प्रशासकीय रूप से मैंने सबको रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, देने के बाद आपके समझ में, अगर यहाँ से नहीं होता तो न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, हम जा भी चुके हैं न्यायालय। एक दो बार में आपने बताया कि नई लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव, नई लाइब्रेरी भी बननी चाहिए, पुल भी बनना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं है, पर फिर भी अप्रूवल दे दिया गया। ये तो बहुत शेमफुल बात है। आज की ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में 28 कामों की सूची में 16 काम है ही नहीं। आप स्वयं जाके देखिए, कोई साइकिल चलाता दिखा क्या 4 साल में? साइकिलिंग ट्रैक है क्या? सस्पेंशन ब्रिज नहीं है। आपका बच्चा अगर किसी का इंजीनियरिंग कर रहा है, उससे पूछ लिए सस्पेंशन ब्रिज क्या होगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो मैंने सोचा नहीं था कि रीवा में किसी अधिकारियों के होते संभव हो गया। अधिकारी केवल अधिकारियों की मदद से हुआ है। देखिए, मैंने आपको कागज दिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बता रहा है कि ये कार्य इतनी तारीख को शुरू हुआ, इतनी तारीख को खत्म हो गया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का हक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसने समस्त चीजों को पंचनामा बना के सर्टिफिकेट दिया कि आपने ये काम किया है। अब उसके बाद क्या रह जाता है? फिर तो एजेंसी आराम से करेगी। आपको झूला पुल नहीं मिलेगा, आपको बर्मा ब्रिज नहीं मिलेगा, आपको मेडिटेशन सेंटर नहीं मिलेगा, साइकिलिंग ट्रैक नहीं मिलेगा, पेंट बॉल कोर्ट नहीं मिलेगा, कोई एक्टिविटी नहीं मिलेगी। आप बस जाएंगे, पैसा दे के आएंगे और 47 रुपए की चाय पी करके आएंगे। इसलिए कंपनी है, विवाह अगर चलेगा। इको पार्क तो कुछ है नहीं वहाँ। इको पार्क का आपने एक रेवेन्यू जनरेट मॉडल बताया था, वो रेवेन्यू में हर बार ही नगर निगम को लॉस लग रहा है। बार बार महापौर कहते हैं हम नए नए तरीके लाएंगे कि रेवेन्यू जनरेट। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक वित्तीय पावर की बात है, अगर किसी भी कार्य में आपको 10 रुपया का भी नुकसान हो रहा है और आपके संज्ञान में है, तो आप वित्तीय पावर आपके पास है, आप उसको तुरंत निरस्त करके दूसरा टेंडर बुला सकते हैं। लेकिन अभी भी 175 करोड़ का नगर निगम को नुकसान हो रहा है, लेकिन नगर निगम उस नुकसान को नुकसान नहीं मान रहा। 175 करोड़ में मुझे लगता है हर घर में आरओ वाटर पहुंचाया जाता है। उसमें एक ऑडिट होती है जिसको सीएजी की ऑडिट बोलते हैं। इसमें सन 2009 से आज 26 तक की कोई ऑडिट सीएजी द्वारा नहीं कराई गई है। स्टेट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा किसी भी वार्षिक ऑडिट के बाद की बाध्यता होती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपने एनजीटी गाइडलाइन सुनी होगी कि नदी से 50 मीटर दूरी निर्माण होगा। इको पार्क का लगभग 30% निर्माण उस 50 मीटर की परिधि के अंदर है। सुलभ कॉम्प्लेक्स जो तोड़ के शिफ्ट किया गया वो नदी से एकदम लगा हुआ है। उसमें शर्त थी सरकार की कि सुलभ कॉम्प्लेक्स का अपशिष्ट आप ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे, उसके बाद ही छोड़े सकते। लेकिन वो सीधे नदी में फेंक रहे हैं। आप लोग अभी जाकर के रिपोर्ट बना लीजिए। नगर निगम ने उस जमीन पे एक पार्क बनवाया था, विक्रम पार्क नाम से, बहुत प्राचीन पार्क, हमें लगता है स्टेट टाइम्स का पार्क है वो। उसमें 60 लाख 80 लाख रुपए लगा के नगर निगम ने उसको अपग्रेड किया। वो पार्क तोड़ दिया गया, नगर निगम को कोई नुकसान की राशि नहीं दी गई और प्रोजेक्ट बन गया। अगर हम ये एफिशिएंसी देखें सरकार की कि सरकार कितने पैसे लगाती है और कितने पैसे कमाती है, तो सरकार पा रही है 30 साल में 3 करोड़ 14 लाख और सरकार लगा रही है 196 करोड़ रुपया। तो इस हिसाब से केवल 1.6% उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा। रीवा की एक विशेषता है, कोई भी योजना अगर प्राइवेट हिसाब से चलती है, जैसे एक ये देख लीजिए आप इको पार्क, दूसरा आप ऑडिटोरियम देख लीजिए, उसमें जो सुविधाएं उस टेंडर में नहीं रहती सरकार उनको मुफ्त में बना के देती है। इसमें जो रिवर फ्रंट योजना है 17 करोड़ की योजना थी, केवल एक साइड बनी है जहां से इको पार्क बना, दूसरी साइड वो योजना बनी भी नहीं। वो इसलिए होता है कि वो थोड़ा और एनहांसमेंट मिले अन्यत्र पूंजी से। उसमें इन्वेस्टर को कोई टेंशन नहीं है, सरकार सहयोग में। इस पूरे अनुबंध में लगभग 91% सरकार की पूंजी लगी, प्राइवेट पार्टी ने केवल 9.3% लगाया है। ऐसी पार्टनरशिप को हम पीपीपी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो लोगों की जमीन फॉरेस्ट में ली गई ये बता करके कि आवश्यक कार्यों के लिए ली जा रही है, उनको विस्थापित किया गया। सरकारी गाइडलाइंस में सरकार ने अपने पत्रों में लिख के दिया कि उसकी मूल्य 19 करोड़ रुपए था। 19 करोड़ के बदले किसानों को वहां केवल 85 लाख रुपया दिया गया।
ये पीपीपी में सरकार ही क्यों बिजनेस करे? जब जमीन लोगों की थी तो क्या उन लोगों के साथ अनुबंध करके यही बिजनेस नहीं किया जा सकता था? ये इको पार्क चलाना किसके लिए बहुत कठिन चीज है। जो भूमि स्वामी है, सक्षम है, कर सकते हैं। वो जिसकी जमीन, उससे पार्टनरशिप करो। वो जमीन सरकार के टैक्स से पैसे से पहले खरीदोगे, फिर किसी अपने चहेते बिल्डर को दोगे, फिर वो पैसा कमाएगा। पूरी जनता क्या करेगी? 85 लाख लेके एक 1 BHK घर खरीद के रहेगी वहाँ। आप लोग के कोई भी सवाल इस संबंध में हो तो प्लीज। इको पार्क को लेके इसके पहले भी कई बार नगर निगम में आवाज उठी, वहाँ से कोई अनुमति नहीं ली, लेकिन काम नहीं रुका। काम अपने धरने पर चलता रहा और इको पार्क तैयार हो। क्या मानते हैं कि मतलब हम लोगों ने इको पार्क के बारे में रखी है। आप लोग व्यवस्था से अवगत होंगे, कैसा टेंडर हुआ, क्या हुआ। आजकल इको पार्क चल रहा है। हम लोग का पहला विषय था कि इस टेंडर में जिस कंपनी के साथ अनुबंध हुआ उसको फी कलेक्शन का कोई अधिकार नहीं था। उसमें सीधे लिखा है कोई विचरण करने के लिए आता है तो हम उससे फी कलेक्ट नहीं कर सकते। जो सुविधाएं आप देंगे वो उससे खरीद सकता है, अगर ग्राहक की इच्छा है। आप उस पर कुछ बाध्य नहीं कर सकते कि आपको पैसा देना है। 100 रुपया जो कलेक्ट किया जा रहा है, आज सितंबर 30 से लगभग आज दिनांक तक किया जा रहा है। उस मद में जोड़ने के बाद लगभग 8.5 करोड़ की फीस ली गई है, जो अवैधानिक थी। उसके बाद 29 सुविधाएं आपको देने का वादा किया था। 29 सुविधाओं के बाद ही उसका कमर्शियल ऑपरेशन कर सकते थे वो। 29 में से 16 सुविधाएं नहीं है। उन 16 सुविधाओं का अगले पॉइंट में हम विवरण देंगे आपको। सर, झूला पुल सुना होगा आप सबने कि सस्पेंशन ब्रिज बनना है वहां पे। वो जो ब्रिज बना हुआ है वो सस्पेंशन ब्रिज है ही नहीं। सस्पेंशन ब्रिज बनता है लगभग 4.5 करोड़ में, उतनी ही लंबाई की नदी में। लेकिन ये सस्पेंशन ब्रिज ना होकर स्लैब ब्रिज बना है, इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए आता है। लेकिन सभी विभागों ने सस्पेंशन ब्रिज बनने का सर्टिफिकेट दिया। नगर निगम की कुल जमीन जो आज कंपनी के कब्जे में है वो 5.28 एकड़, पर कागजों में केवल 3.8 एकड़ जमीन लिखी हुई है। लगभग 1.5 एकड़ जमीन का नगर निगम को कोई लीज नहीं मिल रहा, वो अवैध कब्जे में। लीज रेंट के लिए नजूल अधिकारी ने कहा था किसी भूमि को सरकारी लीज देने का नियम है कि 5% उसकी मूल्य का जमा करने के बाद ही वार्षिक लीज पे दिया जाता है। 1 साल की लीज होगी जो 5% उसकी कीमत होगी वो। अब जमीनों क्या आकलन कर देते हैं। 11.5 एकड़ जमीन फॉरेस्ट की लगी है जिसकी मार्केट वैल्यू 109 करोड़ है, और 5.28 एकड़ जमीन नगर निगम की है जिसकी कीमत 230 करोड़ है। कुल मिला के 329 करोड़ की जमीनें सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हैं, जिनका कि 1 साल में रेंट आना चाहिए 16 करोड़ 95 लाख, और 508 करोड़ रुपया उसकी लीज होनी चाहिए पूरा 30 साल में। और शासन को कुल कितनी लीज मिल रही है? नगर निगम और फॉरेस्ट को मिला के 30 साल में 3 करोड़ 14 रुपया मात्र मिल रहा है, जिसमें से 1 करोड़ नगर निगम को मिलता है, 2 करोड़ फॉरेस्ट को मिलता है। इसमें सीधी हानि सरकार को, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, उनके कागजों के हिसाब से 176 करोड़ की पूरे 30 साल में होने वाली। फॉरेस्ट की नगर निगम की मिला करके लगभग 4 एकड़ जमीन ऐसी है जिसका उनके फॉरेस्ट के पास रिकॉर्ड नहीं है कि ये जमीन हमारी उनकी पोजीशन में है, पर कंपनी उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लीज रेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नगर निगम को नहीं मिल रहा। जमीन हस्तांतरण की बात थी। शासन का नियम यह है कि जिस विभाग की भूमि है उसका चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमिशन देगा भूमि के अधिग्रहण का, तभी भूमि अधिग्रहित हो सकती है। लेकिन इसमें नगर निगम की भूमि बिना पीएस के परमिशन के अधिग्रहित कर ली गई। केवल नगर निगम के मेयर का और कमिश्नर का सहमति पत्र है। यही फॉरेस्ट के साथ हुआ। जो जमीन फॉरेस्ट के लिए अधिग्रहित की गई उसमें 11.5 एकड़ जमीन ली गई, जिसमें ये नियम है कि फॉरेस्ट की जमीन कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से चलती है। अगर उस जमीन में गैर फॉरेस्ट, गैर वन उपयोग करना है तो उसकी अनुमति केंद्र सरकार देती है। पर केंद्र सरकार की अनुमति तो छोड़िए, उसका पत्र भी नहीं भेजा गया केंद्र सरकार को कि आप अनुमति दे दीजिए। कोई भी निर्माण में आप घर का निर्माण कराते हैं 10 परमिशन चाहिए होती है, टीएनसीपी, नगर निगम सब। इसमें ना नगर निगम की, ना टीएनसीपी की, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ना फायर ऑडिट हुआ, ना फ्लड का ऑडिट हुआ, ना एनवायरमेंटल लॉस का किसी तरह से कोई परमिशन। सारा अवैध काम, कोई भी परमिशन उनको शासकीय स्तर पर नहीं मिली। एक आपको याद होगा, उस भूमि में हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर था, उसको वहां कुंडा घाट मंदिर कहते थे। वो मंदिर उसी भूमि में आके अधिग्रहित हो गया
जबकि मंदिर का नियम है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है, जिसको पुरातत्व विभाग कहते हैं, पुरातत्व विभाग बताता है कि इसका संधारण कैसे करेंगे। बिना पुरातत्व विभाग की जानकारी के मंदिर संधारित हो गया। अब मंदिर उसी प्रेमाइसेस में चला गया। कोई अगर मंदिर का दर्शन करना चाहे तो वो भी 100 रुपया देकर के अंदर आएगा। सुविधाओं का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें था सस्पेंशन ब्रिज बनना था, म्यूजिकल फाउंटेन बनना था, म्यूजिकल फव्वारा बनना था, साइकिलिंग ट्रैक होना था, लाइब्रेरी होनी थी, बटरफ्लाई पार्क होना था, एक बर्मा ब्रिज करके चीज होती वो होनी थी, रिवलेट क्रॉसिंग होनी थी, पिंट बॉल का कोर्ट होना था, योगा मेडिटेशन सेंटर होना था, इंटरप्रिटेशन सेंटर होना था, स्पा होना था, ट्री हाउस होना था, रोप वॉकिंग, ट्रेजर हंटिंग, आर्टिफिशियल रॉक, सोलर लाइट। ये कोई भी सुविधा वहाँ विद्यमान ही नहीं है। आप लोग स्वयं जाकर के वहाँ देखेंगे क्या साइकिलिंग ट्रैक है वहाँ पे, क्या ट्री हाउस है वहाँ पे। जितनी सुविधाओं की मैंने बात की, म्यूजिकल फाउंटेन आपने पहले दिन भी नहीं देखा होगा। पर ये देखेंगे फॉरेस्ट विभाग का ये पंचनामा है। पंचनामे में डेट लिख के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कह रखा है इस तारीख को ये पूर्ण कर लिया गया। वहाँ आज की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी सर्टिफिकेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दे दिया। इसी से उनका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया।